जब किसी इंसान को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है, तो उसकी ज़िंदगी उसके लिए एक ज़हर बन जाती है, क्योंकि उस इंसान का लालच ज़हर की तरह धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। ज़ाहिर है कि वो इंसान लालच में अंधा होकर सब कुछ पाने की चाह में किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो जाता है। वेलकम टू द एसडीके मूवीज़ वर्ल्ड। वी आर प्रेजेंटिंग द रूम। इस मूवी के मेन कैरेक्टर में एक लड़का मैट और एक लड़की केट होती है। वो दोनों एक छोटे से शहर में एक घर खरीदते हैं। मैट एक आर्किटेक्ट होता है, जबकि केट एक ट्रांसलेटर होती है। दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो साथ मिलकर कुछ नया और बड़ा करना चाहते थे। उनके नए घर के आसपास कुछ भी नहीं होता है। उनका नया घर बहुत ही बड़ा और शानदार होता है। वो दोनों पूरे घर का मुआयना अच्छी तरह करते हैं। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही अनोखा रूम मिलता है। घर की चीज़ों के साथ उन्हें उस कमरे की चाबी भी मिल जाती है। मैट चाबी को लेकर कमरे को खोलने लगता है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है कि अचानक पूरे घर की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और थोड़ी ही देर में घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अगले दिन एक इलेक्ट्रीशियन उनके घर आता है। मैट उसे बेसमेंट में उस जगह ले जाता है जहाँ से पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही थी। मैट खुद भी बेसमेंट को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रिक वायर होते हैं। वहाँ पर बीचों बीच में एक व्हील होता है जो कि मेन स्विच होता है। उस व्हील के अंदर की लाइट जल रही थी, जबकि घर की सारी लाइट्स बंद थी। उस सर्किट की बनावट बहुत ही पुरानी थी, जिस वजह से इलेक्ट्रीशियन को कुछ समझ नहीं आता है और वो उनकी मदद नहीं कर पाता है। वहाँ से जाते जाते मैट से कहता है कि तुमने इस घर को खरीदा है जो कि बहुत समय से खाली और बंद पड़ा हुआ था। वो मैट को ये भी बताता है कि इस घर के पुराने मालिक का मर्डर हो गया था। क्या तुम्हें इस बारे में किसी ने नहीं बताया? मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस घर को कभी नहीं खरीदता। और ऐसा कहकर वो इलेक्ट्रीशियन वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर मैट काफ़ी परेशान हो जाता है। वो इस बारे में केट को कुछ भी नहीं बताता है और सोशल मीडिया पर इस घर और इसके मालिक के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक कपल को मार डाला था, लेकिन इस मर्डर की वजह आज तक किसी को नहीं पता चली। लेकिन उस हत्यारे को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इसके बाद मैट उस कमरे में कुछ देर के लिए अकेले ही टाइम स्पेंड करता है। वो कमरा पूरी तरह से खाली होता है। मैट उस कमरे में एक लैंप को जलाकर शराब पी रहा होता है। तभी अचानक लैंप की लाइट अचानक फ्लक्चुएट होने लगती है और बंद हो जाती है। जैसे ही लाइट वापस आती है, मैट अपनी उस शराब की बोतल को ठीक अपने सामने पड़ा देखता है, जो लाइट जाने से पहले उसके बगल में रखी थी। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है। अगली सुबह जैसे ही केट की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स एक बार फिर से फ्लक्चुएट हो रही थी। वो जैसे ही उठकर बाहर आती है, तो मैट को उसी कमरे में बहुत सारे सामान के साथ देखती है, जैसे पेंटिंग, सोफ़ा, लैंप, कपड़े और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें। केट उससे पूछती है कि तुम ये सारा सामान कहाँ से लेकर आए हो? तब मैट उसे बताता है कि ये कमरा हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए। ये कमरा हमारी सारी विशेष पूरी कर सकता है। मैट उससे पूछता है कि तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए? केट कहती है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। तब मैट उसे एक्सप्लेन करता है कि ये रूम सिर्फ चीज़ें ही दे सकता है, जॉब नहीं। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, इसकी इच्छा करो और उसके बारे में सोचो। कुछ ही देर में वो तुम्हारे सामने होगी। वो मैट की बातों पर भरोसा करके बहुत सारे पैसे के लिए विश करती है। अब जैसे ही वो विश करती है, वैसे ही रूम की लाइट फ्लक्चुएट होती है और बहुत सारे पैसे उनके सामने ही होते हैं। केट को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जल्द ही उसे भी यकीन हो जाता है। अब दोनों एक एक करके अपनी सारी विशेष पूरी करने लगते हैं, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक, महंगे डायमंड्स और बहुत सारे कपड़े। अपनी सारी विशेष को आंखों के सामने सच होता देख वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए पार्टी किया करते हैं। वो हर रोज कुछ नया करते
और अपने दिन को स्पेशल बनाते हैं। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि एक दिन ये कमरा उनके लिए यूजलेस साबित होने वाला है। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है और हम देखते हैं कि केट एक दिन डिप्रेस हो जाती है। तब मैट उसके पास आता है और उससे फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछता है, लेकिन केट उसे साफ इनकार कर देती है क्योंकि इससे पहले भी उसने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस होने लगती है। केट की बातों से मैट थोड़ा अपसेट हो जाता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला जाता है और केट मायूस होकर अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तभी अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक बच्चे को पाने की विश उस रूम से करूं। अब जब मैट घर वापस लौटता है तो वो केट को एक बच्चे के साथ देखता है। मैट उस बच्चे को देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये बच्चा कहाँ से आया है। वो केट पर बहुत गुस्सा करता है और उसे समझाता है कि हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों के लिए विश मांग सकते हैं, किसी इंसान को नहीं। वो कहता है कि तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है, हम इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। अब वो दोनों उस बच्चे को वापस करने के लिए उस कमरे में जाते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट उस मर्डरर के बारे में इंटरनेट पर आर्टिकल सर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उस मर्डरर का नाम जॉन था और उसने इस कमरे की वजह से ही यहाँ के पुराने ओनर की हत्या की थी। अब मैट उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो किलर था। मैट उससे मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जॉन उसे देखकर ही समझ जाता है कि वो किस वजह से उसके पास आया है। जॉन उससे कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग उस घर को छोड़ दो। वहाँ से वापस लौटते वक्त वो अपनी कार में पेट्रोल डालने के लिए रुकता है। अब जैसे वो अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर देने जाता है तो देखता है कि उसकी जेब में पैसे की जगह मिट्टी होती है। उसी वक्त इस बात का भी खुलासा होता है कि हर वो चीज़ जो उसे उस कमरे से मिली थी वो सिर्फ उस कमरे के लिए ही थी। कमरे से बाहर निकालते ही सारी चीज़ें यूजलेस थीं। अब वो फिर उन चीज़ों को चेक करना शुरू कर देता है। वो जानना चाहता था कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे कुछ भी नहीं पता चलता है, सिवाय बेसमेंट में फैले उन इलेक्ट्रिक तारों के अलावा, क्योंकि वो वायर सिर्फ बेसमेंट में ही नहीं बल्कि पूरे घर में फैले हुए थे। तभी हम देखते हैं कि केट उस बच्चे को लेकर वहाँ आती है। वहाँ पहुंचकर वो बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। केट बच्चे को चुप कराने के लिए घर से बाहर ले जाने लगती है। तभी मैट उसे बाहर जाने के लिए मना करता है क्योंकि वो उसे सच नहीं बताना चाहता था, लेकिन केट उसकी एक बात नहीं सुनती है और उस बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर आते ही वो बच्चा और तेजी से रोने लगता है और धीरे धीरे उसके चेहरे और शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। केट जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मैट को आवाज़ देने लगती है। केट की आवाज़ सुनकर मैट तुरंत बाहर निकल कर आता है और उस बच्चे को लेकर घर के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही केट घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि वो छोटा सा बच्चा जिसे वो अभी थोड़ी देर पहले घर से बाहर लेकर गई थी, वो इस वक्त एक 8-9 साल के बच्चे में बदल गया था। अब यहाँ पर एक सच और सामने आता है कि उस कमरे की दी हुई सभी जीवित चीज़ें अगर बाहर जाएंगी तो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगेगी और बूढ़े होने के बाद अपने आप मर जाएंगी। अब मैट उसे सब कुछ सच सच बता देता है। केट भी सारी सच्चाई जानकर हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे उस बच्चे की फिक्र होती है। केट बच्चे की परवरिश करने में इस तरह व्यस्त हो जाती है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी ध्यान देना बंद कर देती है, जिस वजह से केट और मैट के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं और वो अब अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। केट ने उसका नाम शेन रखा था। वो केट से सारी बातें शेयर करता था। शेन बिल्कुल आम बच्चों की तरह बर्ताव करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक बार वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी केट उसे देख लेती है और उसे डांट कर वापस घर के अंदर ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट घर की दीवारों पर ब्लैक एंड वाइट कलर का पेंट कर देता है। शेन दोनों की बातों और लड़ाई झगड़ों को छुप कर सुना करता था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि उनके बीच जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो खुद है, जिस वजह से वो एक रात सो नहीं पाता है और पूरे घर में चारों तरफ घूमता रहता है। रात में घूमते वक्त वो बेसमेंट के अंदर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां चारों तरफ बिजली के तार और वो व्हील थी।
उसे अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। वो उस कमरे के अंदर भी जाता है, जिससे उसे इस दुनिया में अपने आने के रहस्य के बारे में पता चलता है, और यह भी कि उसके पास कुछ छुपी शक्तियां भी हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शेन अपनी इमेजिनेशन पावर से उस कमरे को बहुत ही खूबसूरत जगह में बदल देता है, जहाँ पर कई सारे पेड़ होते हैं और बर्फ भी गिर रही होती है। वो इस बर्फ से एक स्नोमैन भी बनाता है। केट उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैट ये सोचकर परेशान हो रहा था कि ये बच्चा अब अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो उस बच्चे को जबरदस्ती हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर ले आता है और उसे दोबारा उस कमरे में जाने से मना करता है। केट को मैट का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो दोनों एक बार फिर से शेन को लेकर झगड़ने लगते हैं कि तभी अचानक मेंटल हॉस्पिटल से जॉन का फोन आता है। मैट उससे वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे ठीक करने के बारे में पूछता है। तब जॉन उसे सारा सच बताता है। ये बात सच है कि उस कमरे से बनी सारी चीजें बाहर की दुनिया में एकदम बेकार है। अब तुम्हें अपनी पत्नी और उस बच्चे में से किसी एक को बचाना होगा। अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो वो लड़का जैसे ही उस घर से बाहर की दुनिया में जाएगा तो बड़ा होकर मर जाएगा, लेकिन अगर तुम उस लड़के को बचाओगे तो तुम्हारी वाइफ मर जाएगी और वो लड़का एक मेंटल हॉस्पिटल में मेरी ही तरह जिंदगी बिताएगा। अब मैट को सब कुछ समझ में आ जाता है। इस कमरे में रहने वाले दोनों कपल ने ठीक शेन की ही तरह जॉन को भी उस कमरे से हासिल किया था और इसी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। केट उन दोनों की बातें दूसरे फोन पर सुन लेती है और अपना फोन और कार लेकर घर से निकल जाती है। दरअसल केट को अपने किए पर पछतावा होता है। शेन भी मैट से बार बार अपनी माँ यानी कि केट के बारे में पूछता रहता है। तब मैट गुस्से में आकर सारा सच बताता है कि ना तो तुम्हारी कोई माँ है और ना ही कोई पिता है। केट ने तुम्हें विश मांगकर उस कमरे से हासिल किया था। अब शेन उससे कहता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तब मैट उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले जाने लगता है और साथ ही उससे यह भी कहता है कि जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे तुम्हारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और थोड़ी ही देर में तुम बूढ़े होकर खत्म हो जाओगे। शेन उसकी बातें सुनकर वापस अपने कमरे में चला जाता है और मैट भी यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केट काफी रात होने पर घर वापस लौट आती है और दोनों को एक साथ सोता हुआ देख एक सुकून की सांस लेती है। उसे लगता है कि शायद मैट ने शेन को एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ी ही देर में मैट भी जग जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। शेन दरवाजे से छुप कर देख रहा होता है। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि शेन अपने कमरे में नहीं होता है और घर का दरवाज़ा भी खुला होता है। शेन के कपड़े भी उन्हें वहीं घर के अंदर ही मिलते हैं और जैसे ही वो कमरे में आकर देखते हैं तो पता चलता है कि शेन अब 18 साल के एक यंग लड़के में बदल चुका था। जब तक कि वो उससे कुछ बात कर पाते या उससे कुछ पूछ पाते, शेन उनकी तरफ एक गन पॉइंट कर देता है। शेन केट से कहता है कि आपने मुझसे झूठ बोला था कि हम साथ रहेंगे। तब केट उसे किसी तरह समझाती है और उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, हम साथ में ही रहेंगे। तभी अचानक मैट शेन के हाथ से गन छीनने की कोशिश करने लगता है और इसी हाथापाई में केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे उसे होश आता है तो वो शेन के बारे में पूछती है। तब मैट उसे बताता है कि हाथापाई करते वक्त अचानक गोली चल गई थी और शेन मर गया था। मैंने उसकी डेड बॉडी को घर के बाहर रख दिया और देखते ही देखते उसकी डेड बॉडी राख में बदल गई। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तब केट उससे कहती है कि मैं अब और इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मैट उससे कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अब ना तो हमारे पास कोई जॉब है और ना ही पैसे। यहाँ रहकर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि केट को मैट का बर्ताव कुछ बदला बदला सा महसूस होता है और कुछ ही देर में मैट अचानक उससे जबरदस्ती करने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मैट नहीं शेन था। दरअसल शेन कैट को पाना चाहता था, जिस वजह से उसने अपनी शक्तियों से मैट का रूप धारण किया था। दरअसल शेन ने उस कमरे को उस घर में ही बदल दिया था और मैट को उस घर के अंदर लॉक कर दिया था। अब कैट उससे दूर भागने लगती है, लेकिन तभी हाथापाई के दौरान केट एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली मैट जो अभी भी उस घर में कैद था, वो किसी तरह खुद को वहां से बाहर निकालता है और अपने घर के दरवाजे के शीशे को तोड़कर किसी तरह अंदर आ जाता है
शेन को पता चल जाता है कि मैट वहां से भाग चुका है और उसे ढूंढने लग जाता है। इसी बीच केट को भी होश आ जाता है। वो भी शेन की नजरों से छुपकर मैट को ढूंढने लगती है कि तभी अचानक उसे अपने सामने दो मैट दिखाई देते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से असली मैट कौन है, लेकिन जल्द ही वो असली मैट को पहचान लेती है और शेन को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देती है। अब दोनों तुरंत उस घर से भागने लगते हैं। शेन अपनी पावर का यूज करके पूरे घर को कंट्रोल कर लेता है और घर की सारी चीजें जैसे कमरे, सीढ़ियां, रास्ते सब कुछ बदल देता है। अब उन दोनों को घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मुश्किल होने लगती है, लेकिन मैट किसी तरह उस रूम के अंदर वाले घर से बाहर निकल जाता है और शेन उसका पीछा करने लगता है। तभी मैट उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकलकर रियल हाउस के अंदर पहुंच जाता है और घर का दरवाजा खोलकर शेन को अटैक करने के लिए बोलता है। अब जैसे ही शेन उस पर अटैक करता है तब मैट और शेन दोनों घर से बाहर की ओर गिर जाते हैं। केट तुरंत ही अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लेती है और अब देखते ही देखते शेन उसकी आंखों के सामने ही बूढ़ा हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो मर कर राख में बदल जाता है। इस हादसे से केट के दिमाग को बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो दोनों जल्द ही उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।